बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 2 ऑफ नेशनल एमडीकैट बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज हम इस लेक्चर में भी इसी यूनिट को फर्दर आगे कंटिन्यू करते हुए मजीद कुछ टॉपिक्स को आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो चीज़ें हमने इस लेक्चर के एंड तक कवर करनी है उसमें आप देखेंगे कि हम फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइटोप्लाज्म को भी डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल को आज के इस लेक्चर में कवर किया जाएगा। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जाहिर है कि ये काफ़ी लंबा पोर्शन है। इसके अंदर हम आज के इस लेक्चर में सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनल्स को कवर कर पाएंगे। उनमें एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा राइबोसोम है। तो ये चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करनी है। अगर कोई क्वेश्चन जी बोलिए। सर, मुझे ये पूछना था कि आप हमें रिवीजन का तरीका बता सकते हैं कि मतलब ऐसे रिवाइज हम करते रहें कि हमें पिछला भूले ना। जैसे हमारा मतलब जिस दिन हमारा सेशन लास्ट है वो हमें फुल बुक आती हो, ये ना हो कि पिछला हमें भूल जाए। और जी बिल्कुल बेटे, मैंने कल भी इस चीज़ के मुतालिक थोड़ा बताया था आप लोगों को कि आप डेली जितना भी पोर्शन हुआ होता है, जैसे आप अगर कल का याद करें तो सिर्फ हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 2 टॉपिक्स को कवर किया था। तो अगर इन 2 टॉपिक्स को कवर करना हो तो ये ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, ये बड़ी आसानी से कवर हो सकता है। आप इसको पंजाब वाली बुक से भी पढ़िए, फेडरल वाली बुक से भी पढ़िए, इन दोनों टॉपिक्स को आप केपीके वाली बुक से भी इसको गो थ्रू करें और उनमें अगर कोई डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हाईलाइट करें, और जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको वैसे ही क्लियर होती जाएंगी। लेक्चर में भी उसका जिक्र आया होगा और फिर वो बुक्स के अंदर भी। और कहीं पर कोई अगर कोई यूनिक इन्फॉर्मेशन जिसका लेक्चर में जिक्र नहीं हो सका और वो बुक्स में गिवन है तो उसको हाईलाइट कर लें और फिर उनको याद रखने की कोशिश करें। अगर आप इस तरह से लेक्चर के बाद, जैसे अभी लेक्चर आप ले रहे हैं, तो आप रात को ही या फिर नेक्स्ट डे सुबह उठ के आप अगर ये 1 घंटा या 1.5 घंटा आप इस आज के पोर्शन के ऊपर आप लगा देंगे और फिर उसके बाद आप MCQs जो आपको मैंने प्रोवाइड किए होंगे आप वो सॉल्व करेंगे, तो आप यकीन करें फिर आपको नहीं भूलेगा। और फिर देखें वीकेंड के ऊपर संडे को फिर थ्रू आउट द वीक जितना पोर्शन कवर किया होगा वो सैटरडे को हमारा ऑफ होगा और सैटरडे को आपको मौका मिलेगा, आप उसको दोबारा से एक दफ़ा रिवाइज करेंगे और संडे को फिर टेस्ट होगा। तो आप अगर इस स्कीम को लेकर चलेंगे तो यकीन कीजिए कि आपको चीज़ें नहीं भूलेंगी। ठीक है, तो इस तरह से इस पैटर्न को अडॉप्ट करें और इसको लेकर चलें। जैसे जैसे आपको गाइड किया जा रहा है उसको आप ग्रिप करते जाए उन पॉइंट्स को। चलें जी, हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये लेक्चर इसका बाकायदा आगाज करते हैं। तो इसमें देखिए साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर एनवेलप एंड द सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान रीजन को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म ये एक जेली लाइक मैस है and it has 2 regions. This jelly like mass has 2 regions. एक पोर्शन इसका इनर साइड पर मौजूद है और दूसरा पोर्शन इसका आउटर साइड पर मौजूद है। The portion of the cytoplasm which is present towards the nucleus is known as cytosol. This is known as cytosol. And the portion of cytoplasm which is towards the periphery, towards the outer side is known as साइटोजेल। तो एक्चुअली ये 2 पोर्शन होते हैं साइटोप्लाज्म के। अपनी केमिकल कंपोजिशन की वजह से इन 2 पोर्शंस की फिजिकल नेचर में भी फर्क नजर आता है। ठीक है, तो हमने चूंकि यहाँ पर फिजिको केमिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म को कवर करना है तो इसमें 2 चीजें इंक्लूड हो रही होती हैं, एक फिजिकल नेचर और दूसरा केमिकल नेचर। जहां तक फिजिकल नेचर का ताल्लुक है तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओवरऑल ये जेली लाइक मैस है, या फिर इसको आप सेमी सॉलिड मैस कहते हैं, या फिर इसको आप सेमी लिक्विड मैस कहते हैं। यानी ना तो ये प्योरली लिक्विड है ना ही ये प्योरली सॉलिड है, बल्कि ज्यादा एप्रोप्रिएट इसके लिए टर्म होगी जेली लाइक।
ठीक है। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एप्रोप्रिएट टर्म टू डिफाइन द फिजिकल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म, सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड या जेली लाइक, तो एक्चुअली जेली लाइक अगर ये टर्म हो तो इसे आप प्रेफर करें। हालांकि जेली लाइक सेमी सॉलिड मीन्स भी शो कर रही होती है और जेली लाइक टर्म ये सेमी लिक्विड मीनिंग भी शो कर रही है, लेकिन हम अगर तीनों में कंपेयर करें तो जेली लाइक टर्म को प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इसमें ये दोनों चीज़ें वाजे हो रही होती हैं। तो इसकी फिजिकल नेचर का जहाँ तक ताल्लुक है, साइटोप्लाज्म की फिजिकल नेचर, ये एक जेली लाइक मैस है। लेकिन इस जेली लाइक मैस में जो मैंने आपको ये दो रीजन्स पॉइंट आउट किए हैं, इनर रीजन इज साइटोसोल, दिस इज लेस विस्कस रीजन, दिस इज एक्चुअली लेस विस्कस रीजन, यानी कम गाढ़ा है, ये लेस विस्कस है। और जबकि साइटोजेल which is peripheral portion of the cytoplasm, it is more viscous, it is more viscous। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि which one is more jelly like, तो more jelly like कौन सा होगा? more jelly like will be cytogel, जो बाहर वाला हिस्सा है। less jelly like will be the cytosol, ठीक है। तो इस तरह ये फिजिकल नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म आपने याद रखनी है। फिर जहां तक इसकी केमिकल नेचर का ताल्लुक है तो केमिकली आप देखेंगे कि साइटोप्लाज्म 90% वाटर पर मुश्तमिल है। 90% ऑफ साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर, और बाकी जो 10% है वो मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूट्स हैं जो कि इस 90% वाटर के अंदर डिजॉल्व हैं। लेकिन इन सोल्यूट्स में से, ये जो 10% आपको सोल्यूट्स बताएं, इन सोल्यूट्स में से कुछ सोल्यूट्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल है, लाइक आयंस हैं, जैसे ग्लूकोज है, या फिर ये अमाइनो एसिड, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। सो इस तरह की ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्चुअली दीज स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ इसके बरक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स जैसे पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन्स, आरएनए, सो इस तरह के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन द वाटरी पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, एंड ड्यू टू देयर कंप्लीट डिसॉल्व इन द वाटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म, दे मेक अ ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं और वो नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो एक्चुअली ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स, आयंस, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, दे आर कंप्लीटली डिसॉल्व in the water portion of the cytoplasm, and in this way they make true solution। और जबकि जो large molecules आपको मैंने बताए, such as polysaccharide proteins, RNA, so they are not completely dissolved। अगरचे इनमें से कुछ soluble होते हैं वाटर के अंदर और कुछ insoluble भी हैं, so इसी वजह से ये completely dissolve नहीं हो रहे। so because of their incompletely dissolve in the water portion of the cytoplasm, they make a colloidal solution। colloidal solution एक ऐसा solution होगा जिसमें solute particles visible होंगे, वो पूरी तरह से dissolve नहीं होंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि साइटोप्लाज्म की जो केमिकल नेचर है वो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि साइटोप्लाज्म दो तरह के सॉल्यूशंस पर मुश्तमिल एक पोर्शन है। इसका कुछ हिस्सा ट्रू सॉल्यूशन है और कुछ हिस्सा कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो अगर देखा जाए तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म का इनर पोर्शन, जिसे हमने साइटोसोल का नाम दिया है, साइटोसोल, सो दिस साइटोसोल इज एक्चुअली अ ट्रू सॉल्यूशन। इसके अंदर ज्यादातर आपको स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली डिसॉल्व मिलेंगे। और इसी तरह से जो हमने अभी पेरिफेरल पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म का जिक्र किया, दैट इज नोन एज साइटोजेल। सो दिस साइटोजेल इज इन फैक्ट अ कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ पर मोस्टली जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पेरिफेरल रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर देखें हमें ये वाली बातें भी पता चल रही हैं। अगर आपसे इन चीज़ों के मुतालिक पूछा जाए कि वेयर मोर आयंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोसोल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है या साइटोजेल में, तो ऑब्वियसली ये साइटोसोल वाले रीजन में ज्यादा होंगे, ठीक है। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर ज्यादा होगी, तो ये साइटोजेल वाले एरिया के अंदर ज्यादा होंगे। तो ओवरऑल इस तरह से आपने देखा कि साइटोप्लाज्म एक सॉल्यूशन है केमिकली, और फिजिकली ये एक जेली लाइक मैस था। सो दिस इज फिजिको केमिकल नेचर ऑफ द साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब इसमें अब देखिए कि साइटोप्लाज्म का रोल क्या है, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है।
तो साइटोप्लाज्म के ये दो रीजन्स मैंने आपको बताएं, ये दोनों रीजन्स अलग-अलग फंक्शन से कंसर्न है। यानी साइटोप्लाज्म ना सिर्फ एक साइट है वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज की, बल्कि इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म इज आल्सो द साइट ऑफ स्टोरेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। मिसाल के तौर पर इसमें कौन से ऐसे मेटाबॉलिक इवेंट्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, तो उन मेटाबॉलिक इवेंट्स में आपने याद रखना है लाइक ग्लाइकोलिसिस, अभी हम बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। So glycolysis is a metabolic pathway that occurs in the cytoplasm. और साइटोप्लाज्म के ये कौन से हिस्से में ये मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे, तो जो अभी मैंने आपको इनर पोर्शन साइटोप्लाज्म का बताया दैट इज साइटोसोल, वहां ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं सच एज ग्लाइकोलिसिस। इन एडिशन टू ग्लाइकोलिसिस यहाँ पर मजीद कुछ और मेटाबॉलिक इवेंट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। जैसे ये ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। इसमें ग्लूकोज ब्रोकन डाउन होगा इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इन केस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जबकि इन केस ऑफ ग्लाइकोजिनोलाइसिस the glycogen molecule is broken down into maltose first and then into the glucose. So end product यहां पर ग्लूकोज बनेगी, ठीक है, और उसके बाद फिर ये ग्लाइकोलिसिस का इवेंट होता है। इसी तरह से यहां एक और एग्जांपल भी मेटाबॉलिक इवेंट की हम यहां पर अगर ना बताएं तो ज्यादती होगी, और वो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। What is gluconeogenesis? This gluconeogenesis is the synthesis of glucose from other organic molecules. For example, जैसे अगर लिपिड्स मौजूद हैं एक्स्ट्रा अमाउंट में या फिर प्रोटीन्स अगर प्रेजेंट हैं, so these molecules can also be transformed into glucose depending upon the need. So this glucose synthesis from other organic molecule is known as gluconeogenesis. This is another metabolic event that occurs in the cytoplasm. तो ये जितने भी metabolic events मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं, ये दरअसल साइटोसोल वाले हिस्से के अंदर परफॉर्म होते हैं। ओके, और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म also act as a storehouse of the cell. It stores various materials. कौन से materials हैं जो सेल ये साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर हो रहे हैं? उन मटेरियल्स में देयर मे बी यूजफुल मटेरियल्स मीन्स द मटेरियल्स विच हैव टू बी यूज्ड लेटर ऑन इन द लाइफ ऑफ द सेल। उनको टेम्परेली यहाँ पे स्टोर किया जाएगा और फिर बाद में डिपेंडिंग अपॉन द नीड दे विल बी यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल इन मसल सेल साइटोप्लाज्म मायोग्लोबिन इज स्टोर्ड। मायोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है जो कि मसल सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होती है। इसी तरह से मसल सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन स्टोर होगा। इसके अलावा लिवर सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वहां पर आयरन स्टोर होता है। सो इस तरह से वेरियस यूजफुल सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड जनरली दीज सब्सटेंसेस आर स्टोर्ड इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जो भी मैंने आपको बताया था साइटोजेल रीजन है, वहां पर ये मोस्टली चीजें स्टोर हो रही होती हैं। और इसके साथ साथ साइटोप्लाज्म में कुछ वेस्ट भी स्टोर होते हैं जिनको टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है। मिसाल के तौर पर जैसे ये यूरिक एसिड स्टोर हो रहा होता है बास सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यूरिक एसिड या फिर इस तरह के कुछ और वेस्ट सब्सटेंसेस हैं which have to be eliminated from the cell but they are temporarily stored in the cytoplasm. तो इस तरह ये मुख्तलिफ यूजफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस हैं that are stored in the cytoplasm. तो स्टोरेज के साथ कौन सा रीजन कंसर्न है भाई? स्टोरेज के साथ कौन सा रीजन कंसर्न होगा साइटोप्लाज्म का? आउटर रीजन, पेरिफेरल रीजन। और जबकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के साथ इनर रीजन दैट इज साइटोसोल। ओके, अच्छा, साइटोप्लाज्म के हवाले से अभी जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किए, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं मिसाल के तौर पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल।
ठीक है, गौर से पढ़िएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टोर हाउस ऑफ द सेल। और अगर आपको ऑप्शंस ये दिए गए हों, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। देखो बेटे, ये अभी तो आप लोगों ने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट लर्न किया, तो इस वजह से ये आंसर मुत्तफिका तौर पर आप दे रहे हैं। और अगर ये थोड़े दिन गुजर गए होते या फिर ये वाली बात बताने से पहले मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा होता, तो यकीन कीजिए मेजॉरिटी ऑफ योर ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला ऑप्शन पिक करती। ठीक है, तो पावर हाउस है जी बिल्कुल। तो असल में ये जो स्टोर हाउस वाली टर्म है ये अक्सर दिमाग में फिसल जाती है, और एक नज़र में जब ये जुमला पढ़ा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे पावर हाउस लिखा हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर अक्सर मिस्टेक होती है। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह आप लोग नहीं करेंगे। आपने केयरफुल रहना है कि ये स्टोर हाउस लिखा हुआ है, ये पावर हाउस नहीं है। ओके जी, तो साइटोप्लाज्म इसका राइट आंसर था। अच्छा, अब देखिए साइटोप्लाज्म, इसमें क्या चीज मौजूद होती है, इसके कंपोनेंट्स को अगर हम एनालिस्ट करें, व्हाट टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली साइटोप्लाज्म ये दो तरह के कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। बेसिकली साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, तो उसमें से एक कहलाते हैं सेल इंक्लूजन्स और दूसरे कहलाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। सेल इंक्लूजन्स और सेल ऑर्गेनेल्स, ये दो कैटेगरीज होंगी कंपोनेंट्स की विच आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। नाउ व्हाट आर सेल इंक्लूजन्स? असल में ये टर्म सेल इंक्लूजन्स यूज की जाती है उन सब्सटेंसेस के लिए जो कि मेम्ब्रेन के जरिए इनक्लोज नहीं होते। दे आर नॉट इनक्लोज बाय मेम्ब्रेन, they are never enclosed by membrane, they are never enclosed by membrane। ये नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर। जबकि ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, दे आर जनरली enclosed by membrane। जरूरी नहीं है कि सेल ऑर्गेनल लाजमी तौर पर किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड हो, ये आपको बताया जा रहा है कि दे आर जनरली इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। जैसे अभी आपको चंद एक एग्जांपल्स देंगे जो कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होंगे। सेल इंक्लूजन्स ये हमेशा ग्रेन्यूल इन शेप होते हैं, दे आर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स, ग्रेन्यूलर का मतलब क्या है? दानेदार। ठीक है, ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, जबकि इसके मुकाबले में आप सेल ऑर्गेनल्स देखेंगे, दे आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। डिस्क्रीट का मतलब होता है हैविंग डेफिनेट शेप। ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी इनकी मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स की मुख्तलिफ शेप्स होती हैं। कोई स्फेरिकल होंगे, कोई इलोंगेटेड होंगे, कोई रॉड शेप होंगे, कोई सिस्टर्नल होंगे, सिस्टर्ने शेप के। अभी मैं आपको शेप सिखाता हूं इनकी। तो इनमें से हर एक ऑर्गेनल की एक खास डेफिनेट शेप होगी जो उस ऑर्गेनल की एक पहचान होगी। बट दीज सेल इंक्लूजन्स आर जनरली ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स। सेल इंक्लूजन्स जो होते हैं ये या तो वेस्ट मॉलिक्यूल्स के ग्रेन्यूल्स होते हैं या फिर ये कोई यूजफुल सब्सटेंस के ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ वेस्ट सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंसेस। और ये मोस्टली किस हिस्से में मौजूद होंगे? दे आर जनरली प्रेजेंट द पेरिफेरल रीजन। बट द सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअली ये मुख्तलिफ फंक्शंस के साथ कंसर्न है। दे आर कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शन। ईच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। असल में इसी वजह से इसका नाम ऑर्गेनल है, यानी स्मॉल साइज ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का बच्चा छोटा सा। तो ये स्पेसिफिक फंक्शंस के साथ वाबस्ता होंगे। लेकिन इंक्लूजन्स या तो कोई वेस्ट सब्सटेंस है जिसने थोड़ी देर के लिए स्टोर होना बाद में निकल जाना है, या फिर कोई यूजफुल सब्सटेंस है। और सेल ऑर्गेनल्स की अक्रेंस कहां पर होगी, ये किस जगह पर लोकेट करते हैं? सो द लोकेशन इज नॉट स्पेसिफिक।
different cell organelles are present at different regions of the cell and they also change their location as well. कुछ organelles की location fixed होती है और कुछ की लोकेशन जो है वो वेरिएबल होगी, बट जो सेल इंक्लूजन्स हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन. सो ये आपने कुछ पॉइंट्स हैं जो इन दोनों के दरमियान याद रखने हैं. अच्छा, अब जरा सेल ऑर्गेनल्स की हम फर्दर डिटेल देख लें कि ये जो मुख्तलिफ किस्म के सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल ऑर्गेनल्स को जैसे अभी हमने डिफाइन किया दैट दे आर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स इन द सेल कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स एंड ईच इज स्पेसिफिक टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन. ओके, तो इसमें अब आप देखिए कि हियर इज द लिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स. अगरचे पीएमसी के सिलेबस के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स इंक्लूडेड नहीं है, मिसाल के तौर पर पेरोक्सीजोम इंक्लूडेड नहीं है, ग्लायोक्सीजोम इंक्लूडेड नहीं है, साइटोस्केलेटन इंक्लूडेड नहीं है, सेंट्रियोल और सीलियन फ्लैजेला इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बाकी दिए हुए. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनको भी टू सम एक्सटेंट ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर पढ़ें, ताकि किसी किस्म का कोई अगर डिविएटेड क्वेश्चन है तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकें. ठीक है, वैसे इस दफ़ा उम्मीद है कि जो टॉपिक्स दिए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करना है. बहरहाल एक क्वेश्चन अक्सर एमडीकैट में इनकी शेप के हवाले से पूछा जाता है, तो ये यहाँ पर हमने सबसे पहले इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स की शेप्स को कंपेयर किया है ताकि शेप के हवाले से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें. जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने, दिस इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने. असल में ये जो टर्म सिस्टर्ने है ये यूज की जाती है फॉर एन इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर. इलोंगेटेड सैक का मतलब है कि इस तरह से एक लंबा सा यूं एक सैक लाइक पोर्शन होगा. इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्ने. एक्चुअली टर्म सिस्टर्ने प्लूरल, इसका सिंगुलर होता है सिस्टर्ना. बाज़ औक़ात एमडीकैट में ये इस तरह के भी एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं जिसमें किसी साइंटिफिक टर्म की प्लूरल या फिर सिंगुलर पूछा जा रहा होता है. तो आपने ये क्लियर रहना है कि मुख्तलिफ जो साइंटिफिक टर्म्स होती हैं उनका प्लूरल और सिंगुलर बनाने का तरीका एक जैसा नहीं होता, मुख्तलिफ तरीके होते हैं. जैसे बैक्टीरिया प्लूरल टर्म है और बैक्टीरियम उसका सिंगुलर है, इसी तरह सिस्टर्ने प्लूरल है और सिस्टर्ना इसका ई हटा दिया जाए तो इसका सिंगुलर हो जाएगा. तो इन बातों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए. अच्छा, तो बहरहाल ये सिस्टर्ने पर मुश्तमिल एक नेटवर्क है. राइबोसोम ग्रेन्यूलर, टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टर्ने एंड वेसिकल. यहां पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोथ कंसिस्ट ऑफ सिस्टर्ने, बट ये जस्ट एक कलेक्शन है सिस्टर्ने की. यहां पर सिस्टर्ने इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द सिस्टर्ने. फिर आप देखिए लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम और वैक्यूल, ये सारे वेजिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं. वेजिक्यूलर का मतलब होता है कि दे कंसिस्ट ऑफ अ स्फेरिकल सैक, ऐसे करके स्फेरिकल सैक लाइक बॉडी पर मुश्तमिल होंगे. साइटोस्केलेटन, ये फिब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह. सेंट्रियोल्स पेयर ऑफ रॉड्स पर मुश्तमिल स्ट्रक्चर है. सीलियन फ्लैजेला, दे आर अगेन फिब्रस और फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स. माइटोकॉन्ड्रिया को रॉड शेप या फिलामेंटस बॉडीज कहा जाता है, और जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर डिस्कॉइड बॉडीज एंड द न्यूक्लियस इज जनरली स्फेरिकल बॉडी. बट इन सम सेल्स, सम एनिमल सेल, जैसे कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल की आपने एक किस्म पढ़ी होगी जिन्हें ग्रेन्यूलोसाइट्स कहा जाता है. ग्रेन्यूलोसाइट्स, वो जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं सच एज बेसोफिल, सीनोफिल, तो उनके अंदर जो शेप ऑफ द न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल नहीं होगी. वहां पर ये न्यूक्लियस इस तरह से लोब्ड न्यूक्लियस होता है, ऐसे करके इसकी शेप वहां पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द सेल्स. बट जनरली न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल बॉडी. तो आप ये एक्सेप्शन जरूर याद रखिएगा कि इन सम वाइट ब्लड सेल द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉट स्फेरिकल. अच्छा भाई, तो ये तो होगी शेप्स इन ऑर्गेनल्स की. अब हम इनको वन बाय वन आगे फर्दर डिस्कस करते हैं. इसमें सबसे पहले बात होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि हम हमारे आज के इस लेक्चर के अंदर ये दो सेल ऑर्गेनल्स हमने कवर करने हैं, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और दूसरा राइबोसोम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम
कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसकी शेप के लिहाज से कि दिस इज एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स नोन एज सिस्टर्ने that often extend from nuclear membrane to the cell membrane throughout the cytoplasm। इस तरह से आप देखिए कि साइटोप्लाज्म में ये पूरे हिस्से के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ये नेटवर्क। एक तरफ ये न्यूक्लियर एनवेलप के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है, वहां पर अटैच्ड होता है, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहां पर आगे ये सेल मेम्ब्रेन के साथ इसकी अटैचमेंट होगी, इधर सेल मेम्ब्रेन के साथ ये नेटवर्क जुड़ा हुआ होता है। इस तरह पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्ने डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मॉर्फोलॉजिकली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स में इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। जैसे आपको एक टाइप नजर आ रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिनकी सरफेस के ऊपर आपको ये टाइनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं नोन एज राइबोसोम। अक्सर यहां पर यह बात पूछी जाती है कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनकी सरफेस रफ किस वजह से, तो मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कि इनकी सरफेस सोडियम आयंस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से रफ है, या इनकी सरफेस राइबोसोम की वजह से रफ है, या इनकी सरफेस किसी और मॉलिक्यूल, तो इस तरह के ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकम रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स। राइबोसोम इनकी सरफेस के ऊपर अटैच्ड हैं। दूसरी तरफ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दे डोंट हैव एनी एसोसिएशन ऑफ द राइबोसोम। तो यहां पर देखो राइबोसोम की एसोसिएशन की वजह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका फंक्शन भी थोड़ा सा कन्फाइंड हो जाता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ फंक्शंस। मिसाल के तौर पर इनके फंक्शंस को हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले ज़रा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखें कि यहाँ पर क्या बताया गया है, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर और सिस्टर्ने दैट ऑफन एक्सटेंड। तो ये क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और नन ऑफ देम। हाँ भाई, क्या होना चाहिए? नन ऑफ देम। वेल डन। ये अभी हमने ये डेफिनेशन सीखी है, तो इस वजह से ये नन ऑफ देम बताना बिल्कुल आपके ऊपर फर्ज है, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि 2 दिन के बाद ये क्वेश्चन सामने आ रहा हो तो वहां पर फिर आप सोच में पड़ जाएं कि ये क्या हो सकता है। तो बी केयरफुल और बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। नन ऑफ देम। फिर आप ये सवाल देखिए कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट अबाउट द शेप ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट। तो आपके सामने ये ऑप्शंस हैं। अब बताइए कि इसमें आपने जो करेक्ट है वो पिक करना है, जो इनकरेक्ट है वो नहीं। वो कहता है सारे इनकरेक्ट हैं सिवाय एक के। तो ये इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, या स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, या रॉड शेप है, या फिलामेंटस है। तो इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर इज द राइट, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके। अच्छा, अब देखिए जो फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, जैसे अभी मैंने बताया कि 2 टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड दे आर कंसर्न विद स्पेसिफिक फंक्शंस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द एसोसिएशन ऑफ द राइबोसोम, ये एक खास फंक्शन के साथ वाबस्ता हो गए, और वो है सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो सिर्फ इस फंक्शन के साथ वाबस्ता है। असल में ये फंक्शन राइबोसोम का फंक्शन है। तो राइबोसोम की बदौलत, राइबोसोम चूंकि इनके ऊपर अटैच हैं, तो ये राइबोसोम की वजह से ये वाला एजाज इनको भी हासिल है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ओके, बट एक्चुअली दिस इज द फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। अगर कहीं पर ये इस तरह से दोनों गिवन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, राइबोसोम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वहां पर इस तरह से बोथ का ऑप्शन भी नहीं है, तो प्रेफर किसको करेंगे आप? राइबोसोम को प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि असल में ये पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज द रोल ऑफ द राइबोसोम। ओके। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस होती है, आपने यकीनन सेकंड ईयर वाले पोर्शन के अंदर, हाँ बोथ हो, फिर उसको बोथ को पिक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कहा था कि जहां प्रेफर करना पड़े इन दोनों में से, तो फिर प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? राइबोसोम को, क्योंकि असल में राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस से कंसर्न है। सर एटीएस राइबोसोम्स ही अटैच होंगे ना साथ उसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जी बिल्कुल, अभी वो उस पॉइंट के ऊपर हम आते हैं, राइबोसोम अभी हम पढ़ते हैं ना, तो वहां पर आपको फिर ये वाली बात समझाएंगे, ठीक है। अभी इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एटीएस होते हैं। अच्छा, बहरहाल देखो, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड है,
आप जानते हैं ये कौन से प्रोसेस के जरिए हो रहा होता है? ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए ये सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड होता है या ट्रांसलेशन के जरिए होता है? किसके जरिए? ये दोनों के जरिए जी, ट्रांसलेशन, बिल्कुल। तो लिहाजा यहाँ पर इस तरह से भी ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो उसमें अगर ये सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड नहीं भी है तो ट्रांसलेशन वाले ऑप्शन को आप पिक करेंगे, ठीक है? तो ट्रांसलेशन ये सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड को ही कहते हैं, ट्रांसलेशन। अच्छा, तो उसके बाद अब आप देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पूरा चूंकि नेटवर्क होता है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइटोप्लाज्म के अंदर अपनी प्रेजेंस की वजह से एक किस्म की मैकेनिकल सपोर्ट भी साइटोप्लाज्म को दे रहे होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर इनकी प्रेजेंस की वजह से एक सपोर्ट का एहसास हो रहा होता है, तो ये वाला रोल भी इनके अकाउंट में लिखा जा सकता है। एज फार एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कंसर्न, दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड। इस फंक्शन को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है? तो दे आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। फिर इसी तरह से दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ ट्राइग्लाइसराइड, फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। इस फंक्शन को लिपिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लिपिड मेटाबॉलिज्म। सो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। यानी जैसे अगर यहाँ पर ये ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड की फॉर्मेशन के हवाले से पूछा जाए कि द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन टू ग्लूकोज यूनिट टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल, तो उसमें आप ये कंफ्यूज ना हो जाइएगा कि भाई ये कैसा क्वेश्चन आ गया है। तो एक्चुअली ये ओलिगोसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड ये कहाँ बन रहे हैं? ये स्मूथ में बन रहे हैं, वहां पर ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ओके? इसी तरह से ये जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉइड, ये बायोमॉलिक्यूल्स में चूंकि आप लोग ये पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीजें कहां पर बन रही होती हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो इन चीजों की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। और आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जहां पर ये एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती हैं? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, जी, लिवर। सो देयरफॉर लिवर सेल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी हम ये जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं इसके हवाले से एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि ये सारे ऑर्गेनल हर एक सेल के अंदर एक जितने नंबर में नहीं होते। किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल ज्यादा तादाद में होगा और किसी सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल ज्यादा तादाद में मौजूद होगा, ठीक है? तो लिवर सेल्स दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज ऑफ दीज फंक्शंस। लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि ये रिमूवल ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड विच इज आल्सो नोन एज डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, इसमें भी ये इन्वॉल्व है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड अगेन डिटॉक्सिफिकेशन इज द रोल ऑफ लिवर, लिवर का ये रोल है। तो इस फंक्शन की वजह से भी ये अबंडेंट होंगे लिवर सेल्स के अंदर। लेकिन ये कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस इन सर्टेन सेल, दिस इज द रोल फाउंड इन मसल सेल्स। तो वहां पर मसल सेल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड काइंड के स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्हें क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होते हैं। दे आर फाउंड इन द मसल सेल्स और उनके अंदर वहां ये इंपल्स कंडक्शन में भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इंपल्स कंडक्शन के साथ साथ ये कैल्शियम की स्टोरेज में भी इन्वॉल्व है। वहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और रोल होता है कैल्शियम स्टोरेज, वहां पर ये कैल्शियम की स्टोरेज भी करते हैं, ओके? इसके साथ साथ ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। तो सिर्फ ये वाहिद फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है विच इज फाउंड इन बोथ काइंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम while rest of the functions are different in both types, okay? तो अब देखो इस हवाले से ये क्वेश्चन का आंसर दें। अभी अभी आपने जो कि ये सारे कॉन्सेप्ट लर्न किए हैं तो यकीनन ये आंसर बिल्कुल आपकी तरफ से आना चाहिए जी। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेप्ट, तो आपके सामने अगर ये ऑप्शंस रखे जाएं तो किसको आप एक्सक्लूड करेंगे? सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यकीनन यस, चार्ली, ठीक है? तो ये जो चार्ली है ये किससे कंसर्न है? रफ के साथ, बाकी सारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कंसर्न है
जी भाई, तो अब आइए राइबोसोम की तरफ। बहुत हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खंगाल लिया, और अगर आपको ये बातें सारी याद रह जाएं तो इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनको जब थॉरोली कवर कर लिया तो मेरा नहीं ख्याल कि ये फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के जा सकता है, बशर्ते कि उस वक्त आपकी हेल्थ आपको इजाज़त दे, आप उस वक्त बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठे हुए हों और ये चीज़ें फ़ौरन रिकॉल भी हो रही हों आपके माइंड में, वरना ऐसा ना हो कि कोई और गड़बड़ हो जाए। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। आमीन। जी, राइबोसोम्स। अब देखिए बेटा, राइबोसोम क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्यूलर ऑर्गेनेल्स। देखो वैसे तो हम ये ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये वाली बातें करते हैं अबाउट सेल इंक्लूजन्स। ये बातें किसके मुतालिक करते हैं? सेल इंक्लूजन। बट राइबोसोम इज नॉट अ सेल इंक्लूजन, अगरचे इसके अंदर वो सेल इंक्लूजन वाली कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेनस हैं, दे आर ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स, बट दे आर नॉट सपोज्ड टू बी सेल इंक्लूजन, they are cell organelles. Why? Because they are concerned with specific function. ये जो स्पेशलिटी है इनकी किसी खास फंक्शन के साथ, वो असल में इनको सेल ऑर्गेनल के तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करती है। सो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल, दोनों के पास मौजूद है। इससे पहले जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के पास मौजूद थे, प्रोकैरियोटिक सेल के पास नहीं थे। हम ये जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़ते जा रहे हैं इनमें हम इन चीज़ों को भी हाईलाइट करेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में कौन से ऑर्गेनल डिफरेंट हैं, ओके, और कौन से ऑर्गेनल कॉमन है, क्योंकि एट द एंड हमें ये डिफरेंस इन दोनों सेल्स का बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए। और साथ साथ प्लांट और एनिमल सेल के वाले से भी हम बात करते जाएंगे। तो जो भी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल आएगा जो दोनों में से किसी एक में होगा वो आपको पॉइंट आउट करेंगे हम। जी, बहरहाल ये दोनों के अंदर पाए जाने वाले सेल स्ट्रक्चर्स हैं विच आर नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल से ताल्लुक रखने वाले राइबोसोम्स हैं, जिनको टिपिकली यूकैरियोटिक राइबोसोम कहा जाता है, दोज यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कैरेक्टराइज्ड एज ATS राइबोसोम। ये थोड़े से बड़े साइज के होंगे, और जबकि जो प्रोकैरियोटिक नेचर के राइबोसोम्स हैं दे आर कैरेक्टराइज्ड एज 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, और ये थोड़े से छोटे साइज के होते हैं। एक्चुअली राइबोसोम चाहे 80S हो या 70S हो, इन बोथ केसेस राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, और ये दोनों सब यूनिट्स डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट शो कर रहे होते हैं। ये जो S आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, S एक्चुअली द स्वेडबर्ग यूनिट। व्हाट इज S? S इज स्वेडबर्ग, ठीक है, ये याद रखें, दिस इज स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने ये टेक्निक डेवलप की थी, सेडिमेंटेशन टेक्निक या सेंट्रिफिकेशन टेक्निक, जिसमें हम सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग-अलग करते हैं। तो इसने, स्वेडबर्ग ने उन कंपोनेंट्स को जब यूं आइसोलेट किया तो उनको करेक्टराइज करने के लिए एक स्केल डिटरमिन किया था जिसको स्वेडबर्ग स्केल कहा जाता है, और उस स्वेडबर्ग स्केल के जो यूनिट्स होते हैं दोज आर कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट्स। तो स्वेडबर्ग यूनिट, ये इस तरह हम इन डिफरेंट ऑर्गेनल्स को करेक्टराइज करने के लिए स्वेडबर्ग यूनिट्स यूज करते हैं। तो स्वेडबर्ग यूनिट जितना हायर होगा उतना वो कंपोनेंट लार्जर साइज का होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम ये यूकैरियोटिक राइबोसोम को 80S कह रहे हैं तो ये लार्जर साइज के हैं, और ये इनको 70S कह रहे हैं तो ये स्मॉलर साइज के हैं, ठीक है। तो इसी तरह से इनके जो सब यूनिट्स हैं उन सब यूनिट्स की भी ये स्पेसिफिक सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वैल्यूज हैं। जैसे 80S ribosomes are made up of 2 subunits, one of them is 40S and other is 60S। यहां पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि 60 और 40 को सम अप करें तो ये तो 100 बनता है, तो फिर ये 80S कैसे? असल में देखो, जब दो चीजें यूं आपस में कंबाइन करती हैं तो उनकी आपस में जो कॉम्पैक्टेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ओवरऑल साइज क्या बनेगा। तो अगर दो चीजें ज्यादा फर्मली एक दूसरे के, सर जी बेटा, स्वेडबर्ग यूनिट और जो आपने सर जो आपने स्वेडबर्ग यूनिट और साइंटिस्ट का बताया वो रिपीट कर दें। जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने बताया कि स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था जिसने सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को आइसोलेट करने की एक टेक्निक जिसको
सेल फ्रैक्शनेशन कहा जाता है, उसको उसने इस्टेब्लिश किया था। और सेल फ्रैक्शनेशन के दौरान जब हम सेल के कंपोनेंट्स को एक दूसरे से आइसोलेट करते हैं, अलग-अलग करते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को करेक्टराइज करने के लिए स्वेडबर्ग ने एक स्केल डिटरमिन किया था। तो उस स्केल को स्वेडबर्ग स्केल कहा जाता है। उस स्वेडबर्ग स्केल के यूनिट्स स्वेडबर्ग यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये जो स्वेडबर्ग यूनिट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द साइज ऑफ द कंपोनेंट। जो कंपोनेंट जितना बड़े साइज का होता है उसका स्वेडबर्ग यूनिट उतना हायर होता है। मिसाल के तौर पर 80s राइबोसोम इज लार्जर इन साइज और 70s राइबोसोम इज स्मॉलर इन साइज। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो स्मॉल 80s राइबोसोम के दो सब यूनिट्स हैं 40s एंड 60s, तो विच वन इज स्मॉलर सब यूनिट, तो ऑब्वियसली 40s विल बी स्मॉलर सब यूनिट। और इसी तरह से ये 70s राइबोसोम के जो दो सब यूनिट्स हैं 30s एंड 50s, विच वन इज स्मॉलर, तो अगेन हम इजीली पिक कर सकते हैं कि 30s वुड बी स्मॉलर। और अगर हम इन चारों यूनिट्स को दें और पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, तो जिसकी ये स्वेडबर्ग वैल्यू सबसे कम गिवन होगी वो सबसे छोटा कंपोनेंट होगा। अब आप देखिए कि जब ये दो कंपोनेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, मिसाल के तौर पर 40s और 60s यूनिट जब आपस में कंबाइन करके 80s राइबोसोम बनाएंगे, तो उस वक्त इनके आपस में कॉम्पैक्ट करने पर डिपेंड करता है कि इनका ओवरऑल साइज क्या होगा। अगर ये ज़्यादा फर्मली एक दूसरे के साथ कंबाइन करें तो ऐसी सूरत में इनका साइज थोड़ा रिड्यूस हो सकता है, अगर लूजली कंबाइन करें तो साइज बड़ा हो सकता है। तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं होता कि दो यूनिट्स जो आपस में कंबाइन करें तो उनका जो इंडिविजुअल स्वेडबर्ग यूनिट है वो जब कंबाइन करेंगे तो उनके इंडिविजुअल स्वेडबर्ग यूनिट के सम के बराबर होगी उसकी ओवरऑल वैल्यू, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि व्हेन 40s एंड 60s सब यूनिट्स कंबाइन टुगेदर दे मेक 80s राइबोसोम, एंड व्हेन 30s एंड 50s सब यूनिट्स कंबाइन टुगेदर दे मेक 70s राइबोसोम। ओके, तो ये इस तरह से दोनों जो राइबोसोम्स हैं ये स्पेसिफिक सब यूनिट्स पर मुश्तमिल हैं। अच्छा, यहाँ पर आप इस सवाल का आंसर दीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइनी नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो ये ऑप्शन से पहले ही आपके जहन में आ जाना चाहिए कि ये कौन है, नन ऑफ देम। ठीक है, ये राइबोसोम की तारीफ हो रही थी एक्चुअली, बिल्कुल जी। उसके बाद राइबोसोम की अक्रेंस, ये राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं सेल के अंदर, तो एक्चुअली एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर अगर हम देखें राइबोसोम आपको 4 डिफरेंट स्टेट्स में मिलेंगे। राइबोसोम इन अ यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में तो राइबोसोम एक ही स्टेट होगी और वो फ्रीली डिस्पर्स्ड है। अच्छा, ये देखिए यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम 4 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उसमें से एक स्टेट कौन सी होती है, वन ऑफ द स्टेट इज दैट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं यूकैरियोटिक सेल के जिनके अंदर राइबोसोम्स मौजूद हैं, इनके अपने राइबोसोम। तो ये साइट इनके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ये राइबोसोम है। बट इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट दीज राइबोसोम्स आर 70s राइबोसोम, दे आर नॉट 80s। हालांकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद हैं बट दे आर 70s राइबोसोम। सिमिलरली दे आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट सेल ऑर्गेनेल है, इसके स्ट्रोमा के अंदर भी राइबोसोम्स मिलेंगे। एंड अगेन दीज आर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों राइबोसोम यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जो राइबोसोम्स यहाँ पर फ्रीली डिस्पर्स्ड स्टेट में नजर आ रहे हैं, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, दीज आर टिपिकली eukaryotic ribosome, that is 80s ribosome, and those which are present on the surface of rough endoplasmic reticulum, they are also 80s type of ribosome. तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट स्टेट्स में आपको राइबोसोम एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा के अंदर 70s और जबकि यहाँ पर 80s राइबोसोम्स मौजूद हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे सवाल पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल और आपको ऑप्शंस दिए गए हों इस तरह से कि 70s राइबोसोम या 80s राइबोसोम या मीजोसोम या बोथ ए एंड बी या बोथ ए एंड सी,
both A and B. बोथ ए एंड बी, गुड। वो कैसे? क्योंकि अभी आपने देखा कि 70s राइबोसोम्स आर आल्सो फाउंड इन अ यूकैरियोटिक सेल, देयरफॉर बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूं हो, थोड़ी सी वर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूकैरियोटिक राइबोसोम और ऑप्शंस ये गिवन हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ATS ribosome. नाउ ATS राइबोसोम वुड बी द राइट आंसर। ओके, Eukaryotic ribosome. देखो जब यूं राइबोसोम की कैटेगरी पूछी जाए कि कौन से वाले ATS ये यूकैरियोटिक राइबोसोम, फिर तो उसमें बगैर किसी शक के आप ATS राइबोसोम को पिक करेंगे। लेकिन जब अक्रेंस पूछी जा रही है कि भाई यूकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम है, तो फिर ये दोनों राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होंगे। ठीक है, और अगर ये सवाल यूं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, तो अब आप किसको पिक करेंगे भाई? 70S ribosome. इतने जल्दबाज ना बने बेटे, थोड़ा सा केयरफुल, ऑप्शंस को पहले सारे देखा करें। A and C. ए एंड Both A and C. बोथ ए एंड सी। एक्चुअली ये जो मीजोसोम्स हैं ये भी प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स हैं। अगरचे 70s राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में होते हैं, लेकिन मीजोसोम्स आर आल्सो प्रोकैरियोटिक इन नेचर, तो इस वजह से राइट आंसर यहां पर होगा बोथ ए एंड सी। तो ये सर ये जी बेटा, फोल्डिंग्स होती है मीजोसोम। जी बिल्कुल, वो बैक्टीरिया के अंदर उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर, ये इसकी जो मेम्ब्रेन है इस तरह से इन्वेजिनेट होकर ऐसे इनफोल्डिंग्स बना रही होती है, विच आर कॉल्ड मीजोसोम्स। चलें, ये मीजोसोम, ये बैक्टीरियल सेल एंड दीज आर द मीजोसोम, ये याद रखिएगा। वैसे हमने बैक्टीरिया आगे चलकर पढ़ने भी है। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें कि व्हाट आर द करेक्ट लोकेशंस ऑफ राइबोसोम इन द टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। तो उसमें आपको ये इस तरह से 3 इसके ऑप्शंस बताएं और इनके कॉम्बिनेशंस बनाकर यहाँ पे दिए हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में दे आर फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, ये अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये अटैच टू द इनसाइड ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो करेक्ट क्या है? 1 and 2 only. 1 and 2, they are not found inside of the endoplasmic reticulum. Okay, 1 and 2 should be the right answer. This is correct. जी बेटा, तो राइबोसोम इनकी कंपोजिशन क्या है? आपने ये स्ट्रक्चर वगैरह तो देख लिया। एक्चुअली राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तकरीबन 50% के करीब प्रोटीन इनके अंदर मौजूद है, एंड 50% इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ आरएनए नोन एज राइबोसोमल आरएनए, जो कि राइबोसोम का एक इंटेग्रल पार्ट है। तो ये दोनों मिलकर राइबोसोम को कंपोज करते हैं। राइबोसोम्स बनते कहां पर हैं? तो जो इसमें यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो तो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। न्यूक्लियोलस इज द रीजन ऑफ द न्यूक्लियस वेयर द राइबोसोम्स आर असेंबल्ड। ये जो न्यूक्लियोलस होता है वहां पर प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए कंबाइन होते हैं और राइबोसोमल सब यूनिट्स वहां पर तामीर होते हैं, और वहां से फिर ये निकल कर साइटोप्लाज्म में अपनी जॉब अटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही बनेंगे, या फिर वो जो 70th राइबोसोम्स फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दे आर असेंबल्ड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, या दोज दैट आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट्रोमा, वो क्लोरोप्लास्ट्रोमा के अंदर ही बनेंगे, उनकी लोकेशन वही होगी। लेकिन जो ATS राइबोसोम थे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच या फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, दे आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस, और बाकी जो बैक्टीरियल सेल में होंगे वो उनके साइटोप्लाज्म में बनेंगे। ओके, फंक्शन क्या है राइबोसोम का? तो फंक्शन इसका बिल्कुल क्लियर है, सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज ट्रांसलेशन, दिस इज द प्राइम फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम असल में जब ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त ये आपस में अटैच करते हैं, अदरवाइज द राइबोसोमल सेल रिमेन डिटैच्ड, रिमेन सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे ओनली कंबाइन टुगेदर एट द टाइम ऑफ सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। उस वक्त एक्चुअली इनमें मैग्नीशियम आयन ये रिक्वायर्ड होते हैं इनकी आपस में बाइंडिंग को इंश्योर करने के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर साल्ट बॉन्ड्स भी स्टैब्लिश होते हैं बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप्स of the RNA, ribosomal RNA, and the amino groups of the amino acids, or sometimes both of them are required to make the complete ribosomal complex. और इसके साथ साथ messenger RNA is also associated with the ribosomal complex जब ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होंगे।
ठीक है। तो ये सिर्फ एट द टाइम ऑफ फंक्शन आपस में अटैच करेंगे। जब ये ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इन्वॉल्व होते हैं तो उस वक्त राइबोसोम की सरफेस को आप 3 हिस्सों में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। देखो अब ये वो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ताल्लुक क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के साथ है, लेकिन चूंकि राइबोसोम के साथ इन कॉन्सेप्ट्स का ताल्लुक है तो इस वजह से आपको ये पता होने चाहिए। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि जो चीज़ें पीएमसी ने छुड़वाई भी हैं लेकिन आप ज़रूर उनको कवर करें ताकि आपका अपना जो व्यू है हर चीज़ के मुतालिक वो ज़्यादा ब्रॉड हो सके। ज़्यादा कंसंट्रेट बेशक आप ये पीएमसी सिलेबस को करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत आप साइड को भी टच करेंगे, जैसा कि अब मैंने राइबोसोम के हवाले से जो इधर उधर कंसेप्ट है उनको सबको यहाँ पे इकट्ठा किया है ताकि राइबोसोम का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाए। सही है। तो अब देखो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम्स इनकी सरफेस को 3 हिस्सों में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। वन ऑफ द रीजन ऑफ राइबोसोम इज नोन एज ए साइट, ए stands for amino cell, ठीक है, और another region is known as P site, P for peptidal, और another region is called E site, E for exit। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जो ट्रांसलेशन के दौरान सबसे पहला tRNA ट्रांसफर आरएनए अपना अमाइनो एसिड लेकर यहां पर आकर लैंड करता है, वो हमेशा P साइट के ऊपर लैंड करेगा। मेथियोनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये मेथियोनिन जिस ट्रांसफर आरएनए के जरिए यहां पर आएगा इट ऑलवेज लैंड्स ऑन द पी साइड, बट लेटर ऑन वंस द ट्रांसलेशन एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड उसके बाद फिर जितने भी ट्रांसफर आरएनए आएंगे वो हमेशा ए साइड के ऊपर ही बाइंड करते जाएंगे, ठीक है। और फिर ये हर एक ट्रांसफर आरएनए अपना अमाइनो एसिड जब इधर लूज कर देगा तो दिस एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए आफ्टर लूजिंग इट्स अमाइनो एसिड इट एग्जिट्स फ्रॉम द ई साइट। तो इस तरह से ये तीनों साइट के स्पेसिफिक रोल्स हैं दैट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड, ओके। इनको भी आप जरूर याद रखिएगा जी। राइबोसोम एक दफा दोबारा से बता देंगे, एक दफा बस 1 मिनट में दोबारा जी से बेटा, बता ये देंगे। बताया मैंने कि जब ट्रांसलेशन एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है तो सबसे पहला अमाइनो एसिड उस ट्रांसलेशन में जो पार्टिसिपेट करता है वो मेथियोनिन होता है। MET स्टैंड्स फॉर मेथियोनिन, और इस मेथियोनिन को जो ट्रांसफर आरएनए लेकर आएगा वो हमेशा पी साइट के ऊपर लैंड करता है और इस तरह से इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, ओके। बट एक दफ़ा जब ये ट्रांसलेशन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए तो अब जितने भी नए आने वाले ट्रांसफर आरएनए होंगे जो अमाइनो एसिड को लेकर आ रहे होंगे वो ए साइट के ऊपर आकर अटैच करते जाएंगे और फिर ये पी साइट आने वाले नए tRNA के साथ बॉन्ड को फॉर्म करके यूं इस तरह से पॉलीपेप्टाइड को लॉन्गेट करेगी। देखो जो नया ट्रांसफर आरएनए आएगा वो इस जगह पर आकर ऐसे करके बाइंड करेगा, उसके पास भी चूंकि एक अदद अमाइनो एसिड मौजूद होगा तो जब वो इधर अटैच कर जाएगा तो अब पी साइड से एक एंजाइम बरामद होता है जो कि इधर पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म कर देता है और इस तरह से ये अमाइनो एसिड इधर से डिटैच हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और अब ये जो एम्प्टी tRNA है ये ई साइड से बाहर एग्जिट हो जाएगा। ये रीजन इस एम्प्टी tRNA को एग्जिट करवाने के लिए। तो इस तरह से ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ये राइबोसोम इन्वॉल्व होते हैं, ओके। अच्छा, अब जरा देखिए कि राइबोसोम जब ये रैपिड प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं तो एट दैट टाइम you can observe a chain of ribosome which is linked with a single messenger RNA. Such a chain of ribosome is known as polysome या polyribosome। जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि एक सिंगल मैसेंजर RNA के साथ several ribosomes engaged हैं अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। और आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है जैसे ये जो A है दिस इज एक्चुअली द मैसेंजर RNA और जबकि B यहाँ पर आपको डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन इंडिकेट की जा रही है, ओके। और फिर इसी तरह से यहाँ पर आपको जो सी पोर्शन दिखाया गया है ये एक ऐसा राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है विच इज इंगेज्ड इन ट्रांसलेशन एक्टिविटी। डी पोर्शन ये वो राइबोसोमल सबयूनिट्स हैं विच आर गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन। एक्चुअली ये जो एंड होगा इसका 5 प्राइम एंड होगा और ये 3 प्राइम एंड, इस वजह से यहाँ से राइबोसोमल सबयूनिट इधर एंटर हो रहे हैं ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए और 3 प्राइम एंड से ये निकल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन जो होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, ठीक है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो बायोमोलिक्यूल्स अभी हम पढ़ेंगे आगे, वहां पर ये वाली बात को मैं क्लियर करूंगा, सही है।
अच्छा, उसके बाद फिर देखो कि डी के बाद ई आर द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स, जो पॉलीपेप्टाइड अभी बन रही हैं. एंड व्हाट अबाउट एफ? एफ इज कंप्लीटली सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड बन चुकी. एंड व्हाट अबाउट जी? These are the ribosomal subunits that have finished their role, and after finishing their role again they are separated from each other. तो आपने ये सारी बातें इस डायग्राम से मुताल्लिक याद रखनी है. इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर आपसे अगर ये सवाल यूं पूछा जाए कि रिलेट द स्टेटमेंट विद द लेटर्स गिवन इन द डायग्राम ऑन द राइट, ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो वन है, वन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन, तो यहां पर किस अल्फाबेट के साथ इसको रिलेट करेंगे आप? बी से. बी, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन. योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन. राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, इसको किसके साथ रिलेट करेंगे? हाँ जी, तो डी. देखिए, राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट आर गोइंग टू टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन. अगेन द राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट हैव कंप्लीटेड देयर टास्क. जी हैज कंप्लीटेड. अच्छा, राइबोसोमल सब यूनिट्स दैट आर engaged in translation activity. वेल डन, गुड. सी. और इसी तरह ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स कौन सी हैं भाई? ई. ठीक है. एंड कंप्लीटली फॉर्म्ड पॉलीपेप्टाइड एफ. और बस अब आखिर में ये mRNA रह गया 7, वो कौन सा है? वो ए है. दिस इज mRNA. ठीक है. तो इस तरह के ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जा सकते हैं, इसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए. एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. यहाँ पर हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं. ABCD थोड़ा सा पूछना था, एक पीछे करने जी. थोड़ा सा. एक ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है सर. ये सी वाला तो वो है जो भी बनाएगा ना, इंगेज होगा भी जी. मतलब इंगेज है जो बना रहा है ट्रांसलेशन में. और ये ई क्या है सर? ई ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड्स है ना, जो पॉलीपेप्टाइड ग्रो कर रही हैं अभी. ठीक ठीक है. है सर. एक और चीज बता दें कि जैसे वो 60S और 40S मिलके 100 बनना चाहिए था, लेकिन वो बनता 80S है, तो इसकी क्या रीजन थी? ये मुझे पता नहीं चला. वो मैंने आपको बताया कि देखो, जब दो सब यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं ना, तो वो कंबाइन करते हुए कितना ज्यादा मजबूती के साथ, फर्मली एक दूसरे के साथ वो कॉम्पैक्ट करते हैं. जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्ट करेंगे तो उतना साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, और जितना लूजली वो एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे उतना साइज़ बड़ा होगा. तो साइज़ पर वो वैल्यू डिपेंड कर रही होती है. अगर साइज़ बड़ा हो तो ऐसी सूरत में वो वैल्यू हायर होगी, साइज़ छोटा हो जाए तो वैल्यू कम हो जाती है. तो इस वजह से वो 60 और 40 को सम करें तो 100 बनता है, लेकिन एक्चुअली वो जो राइबोसोम बन रहा है वो 80S है. सर कल वाले लेक्चर से एक बात पूछनी थी मुझे. जी पूछिए. वो मुझे ना बस थोड़ा सा यहाँ से समझ नहीं आता है, ये सेल सरफेस मार्कर्स का काम और एंटीजेंस का ये में से मिक्स होता है कि ये एक ही चीज है ना. देखो, सेल सरफेस मार्कर और एंटीजन ये एक ही चीज के दो नाम है. एंटीजन ही दरअसल सेल सरफेस मार्कर्स होते हैं, यानी दे आर जस्ट लाइक द साइन बोर्ड्स ऑफ शॉप्स. जैसे शॉप्स के बाहर साइन बोर्ड्स लगे हुए होते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह से ये सेल सरफेस मार्कर्स हैं. दे आर द मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेल, कि इनके जरिए एक सेल को पहचाना जाता है कि ये कौन सा सेल है. ये नेम प्लेट है सेल की. जी बेटा. तो फिर तो हम मतलब जब हमें एमसीक्यूज आता है मतलब कि इनमें से सेल सरफेस मार्कर कौन है, ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, एंटीजेंस, तो हम तब उनमें से ग्लाइकोप्रोटीन्स को पिक करते हैं, एंटीजेंस को पिक नहीं करते, हालांकि वो भी तो सेल सरफेस मार्कर ही है ना. ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे सामने लेकर आए तो फिर उसके ऊपर हम अपना फैसला दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए. ठीक है सर. ठीक है, मैं वो क्वेश्चन जी बिल्कुल. तो इस तरह की कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो व्हाट्सएप कर दिया करें मुझे. सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हम ड्रग लेते हैं बॉडी में तो हमारी मतलब ड्रग को रिकॉग्नाइज करने वाले रिसेप्टर होते हैं या एंटीजेंस होते हैं? रिसेप्टर ड्रग को जो रिस्पॉन्ड करेंगे ना, ड्रग कैसे आइडेंटिफाई, तो वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर जाकर अटैच करेंगे. अच्छा सर, ओके. ठीक है. अल्लाह हाफिज. डियर व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.